हेलो, गुड मॉर्निंग रश्मि। रश्मि, हमारी आवाज आ रही है बेटा? रश्मि, क्या हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? आप आपका माइक ऑन कर कीजिए ताकि हमें समझ में आए। रश्मि, हाँ उजाला, उजाला, जी मैम। हमारी आवाज पहुंच रही है बेटा? मैम आपकी आवाज कट रही है थोड़ी थोड़ी। आपका टावर प्रॉब्लम होगा। रश्मि, हमारी आवाज आ रही है? तो ही मैडम हमारी आवाज आ रही है। हेलो, हेलो। हाँ चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहाँ तक आए थे, याद आ रहा है आपको? यात्रा साहित्य को देख चुके हैं। उजाला, जी मैम। हाँ, यात्रा साहित्य में हमने आपको बताया है कि किस प्रकार से यात्रा शब्द का अर्थ होता है, किस प्रकार से यात्रा शब्द की परिभाषाओं में चरित चतुर्वेदी, द्वारिका प्रसाद शर्मा, नगेंद्रनाथ वसु, पंडित गगनेंद्र शास्त्री, अंग्रेजी मैकडोनल्ड, उसके साथ में हम लोग आपको बता चुके हैं जो यात्रा का जीवन से अविच्छिन्न संबंध होता है, आवश्यकताओं की पूर्ति, फयान, सिंह, इब्नुबतूता, अल्बर्नी, मार्को पोलो, टेनिलो, बर्नियर, इस प्रकार के कई पाश्चात्य विद्वान थे। उन्होंने हिंदी साहित्य में एक नींव डाली यात्रा साहित्य की, और उसके पश्चात ही मतलब पाश्चात्य साहित्य के जरिए ही हमारा यात्रा साहित्य आज उदयमान हुआ। यात्रा साहित्य के स्वरूप के संदर्भ में हम आपको बता चुके कि यातायात के कई साधन स्थल यात्रा, जल यात्रा, आकाश यात्रा के रूप में मौजूद थे। विषयानुसार यात्रा साहित्य की चर्चा हम मार्मिकता से कर चुके हैं। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं कि यात्रा साहित्य के संबंध में विविध जो मत है अनेकानेक प्रकार के विद्वानों के, तो अनेकानेक प्रकार के विद्वानों के मत कैसे हैं उसे हम आपके समक्ष रखें। तो जैसे ही पता है आप सभी लोगों को कि यात्रा शब्द जो है यह या धातु से उत्पन्न हुआ है, और इस शब्द के विद्वानों ने अनेकानेक प्रकार के अर्थ दिए हैं। संस्कृत शब्दार्थ वस्तु में इसका अर्थ सफर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, या हम नगेंद्रनाथ वसु की बात कहें तो विजय की इच्छा से कहीं जगह पर जाना, चढ़ाई करना, अभिप्रयाण करना, प्रस्थान गमन करना, यह स्थिति दिखाई दी है। श्री दामोदर गुप्त की बात यदि करें तो दामोदर गुप्त जी ने कहा कि जो लोग घूम फिर कर दूसरे देशों की वेशभूषा को प्राप्त करते हैं, उनके रहन सहन या बोली का अध्ययन करते हैं, वे बिना, देखिएगा वो क्या कहते हैं कि जो लोग घूम फिर कर दूसरे देशों की वेशभूषा, है ना, मतलब देखिएगा कि किस प्रकार से वह हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो लोग घूम फिर कर दूसरे देशों की वेशभूषा, रहन सहन और बोलियों का अध्ययन नहीं करते, वे बिना सिंह के बैल के समान है। मतलब देखिएगा कि कैसे बिना सिंह का बैल जो होता है वो अच्छा नहीं लगता है ना, बिना सिंह यदि नहीं रहता, उसे सिंह नहीं रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। ठीक वैसे ही कि यदि हम घूमते हैं फिरते हैं और दूसरे देशों की वेशभूषा को, उसके रहन सहन को या बोली का अध्ययन जब हम नहीं करते हैं तो हमारा जीवन जीने का कोई अधिकार नहीं है। जब आदमी समुद्र से घिरी पृथ्वी पर भ्रमण करता है तब वह सज्जनों के आचरण, दुर्जनों की चेष्टा, विविध प्रकार के लोगों की उत्कंठा, विदग्ध जनों के परिहास को, गंभीरता और गूढ़ शास्त्रों के तत्व से परिचित हो जाता है।
किस प्रकार से वो घूमकर फिरकर दूसरे देशों के हमें वेशभूषा को धारण करना है, उसके रहन सहन के बारे में जानना है। साथ ही में हम आपको बता चुके कि हम यदि दूसरे देश में जाते हैं, वहाँ के वेशभूषा को आत्मसात नहीं करते या वहाँ की बोली का अध्ययन नहीं करते हैं ना, तो हमारा जो जीवन है यह बिना सिंह के समान होगा, बिना सिंह के बैल जो होता है उसके समान हमारा जीवन होगा। जब आदमी समुद्र से घेरी हुई पृथ्वी पर भ्रमण करता है, तब वह सज्जनों के आचरण या दुर्जनों की चेष्टा या विविध प्रकार के लोगों की उत्कंठा, विदग्ध जनों की परिहास, है ना, कई लोग परिहास करते हैं ना हमसे बात करते हुए, चेष्टा करते हैं दुर्जन लोग, तो गंभीर और गूढ़ शास्त्रों के तत्व से परिचित हो जाता है। ऐसा श्री दामोदर गुप्त जी का कहना है। यहाँ तक समझ में आया आपको? क्लियर हो रहा है? कविता, उजाला, वैशाली, रश्मि? जी मैम। जी मैम। चलिए आगे बढ़ते। हम आपको इसके पूर्व भी बता चुके हैं, यात्रा का जीवन से अविच्छिन्न संबंध होता है। तो कैसे अविच्छिन्न संबंध होता है? देखिएगा कि प्राकृतिक आदि मनुष्य परम घुमक्कड़ था, मतलब प्राचीन काल में जो मनुष्य हुआ करता था वह मनुष्य घुमक्कड़ प्रवृत्ति का था। जीवनगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आदिकाल से मनुष्य मरु पर्वत कंदराओं की यात्रा करता रहा और बिना यात्रा किए उसका जीवन दुर्भर था। उसके आसपास के जीवन यापन करने के अन्य साधन भी उसके पास नहीं थे और मनुष्य की आज तक की जो प्रगति हुई वो प्रगति केवल उसकी यात्राओं का ही प्रतीक है। देखिएगा, हम आपको यूं समझाना चाहते हैं कि यात्रा का जो जीवन, यात्रा का और जीवन का जो संबंध है ना, कॉन्टैक्ट जो है वह अविच्छिन्न रूप से है। जैसे प्राकृतिक आदि मनुष्य, मतलब जो प्रकृति की धरा में रहता था, वह मनुष्य निरंतर रूप से घुमक्कड़ था, यहाँ से वहां जाने का उसका प्रयास होता था। तो जीवनगत आवश्यकताओं की जो पूर्ति होती थी, जैसे खाना पीना, सोना, जागना और इसके साथ साथ आने वाली जितनी भी आवश्यकताएं उसकी थी, तो उन आवश्यकताओं के लिए वह मनुष्य आदिकाल से ही प्रवृत्त रहा। और फिर जाकर जब वह मनुष्य आदिकाल से प्रवृत्त रहा करता था, तो निश्चित ही तौर पर वह मरु पर्वतों में और करीब कंदरों में वह जाता था और वह बिना यात्रा का, मतलब बिना यात्रा किए उसका जीवन दुर्भर हो गया था। उसके पास जीवन यापन के अन्य साधन भी नहीं थे, क्योंकि हम लोग प्राप्त कर चुके इसके पहले भी कि जीवन जब जीते तो जीवन जीने के साथ साथ हमें कई प्रकार के उपादानों को देखना पड़ता है ना। तो कौन कौन सी चीजों को हमें आत्मसात करना चाहिए? तो देखिएगा कि कैसे कि मनुष्य की आज तक की जो प्रगति हुई, तो मनुष्य ने जो प्रगति की है उसका मूल आधार केवल यात्रा ही है। बिना यात्रा के मनुष्य अपनी प्रगति नहीं कर सका, है ना। तो राहुल जी ने, जो राहुल है, तो राहुल जी ने घुमक्कड़ शास्त्र में, घुमक्कड़ यानी क्या? घूमना, मतलब यात्रा करना। तो राहुल जी ने घुमक्कड़ शास्त्र में घुमक्कड़ी को संसार का सबसे बड़ा कार्य कहा। अब देखिएगा कि राहुल जी ने कौन सी बात कही, तो राहुल जी ने घुमक्कड़ शास्त्र में घुमक्कड़ी को संसार का सबसे बड़ा कार्य कहा। और मेरी समझ में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वस्तु, मेरी समझ में नहीं, राहुल जी के, तो राहुल जी का क्या कहना है? तो राहुल जी कहते हैं कि मेरी समझ में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वस्तु केवल घुमक्कड़ी है। घुमक्कड़ से बढ़कर व्यक्ति और समाज के लिए कोई हितकारी हो ही नहीं सकता। और इसी प्रसंग में वे पुनः दोहराते कि मनुष्य वृक्ष नहीं है, वह जंगम प्राणी है। चलना मनुष्य का धर्म है, जिसने इसे छोड़ा वह मनुष्य होने का अधिकारी नहीं है। वस्तुतः मनुष्य जाति का इतिहास उसकी यायावरी प्रवृत्ति से संबंध है। यह मानव की मूल प्रवृत्ति है और राहुल जी के लिए तो अनादि सनातन धर्म है। देखिएगा कि जब आदि मनुष्य है, तो आदि मनुष्य के लिए यात्रा की जीवन आवश्यकता ही थी, परंतु कालांतर में उसके सौंदर्य बोध के विकास के साथ चतुर्दिक फैले हुए जगत का आकर्षण भी उसके लिए बढ़ता चला गया। मतलब देखिएगा कि कैसे हम लोग आज भी आकर्षित हो जाते हैं। हमने आपको अभी जस्ट महेश्वर का एग्जाम्पल बताया है ना। महेश्वर में स्थित जहाज महल को कितने लोगों की इच्छा हुई कि नहीं, हम लोगों को भी जहाज महल देखने के लिए जाना है ना।
कितने लोग ऐसे हैं कि कश्मीर को देखने के लिए लोलुप होता है। और खास तौर पर यदि हम नारियों की बात करें, महिलाओं की बात करें, तो निश्चित ही तौर पर हम सभी महिलाओं को घूमना बड़ा अच्छा लगता है। घुमक्कड़ प्रवृत्ति हम लोगों की होती है, बोझा उठाने की प्रवृत्ति हम लोगों की नहीं होती, लेकिन हाँ, चीजों को डालना है, अपने बैग को समेटना, ये सभी चीजें हम लोगों को बहुत अच्छे से आती है। ठीक वैसे ही जो आदिम हमारा मनुष्य था, उस आदिम मनुष्य ने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यात्रा को साधन माना। लेकिन जैसे कालांतर में जैसे मनुष्य ने अपना विकास किया, ठीक उसी प्रकार जैसे जैसे विकास होता गया, तो सौंदर्य बोध का विकास उसके मन में आया कि यहाँ की सौंदर्य सृष्टि जो है, उस सौंदर्य सृष्टि का दर्शन करना है हमें, और उस जगह पर जाना है जो चीज हमने देखी नहीं है, उस जगह पर हमें पहुंचना है जो जगह हमने देखी नहीं है, जो बहुत अच्छा है उसका, तो उसे प्राप्त करने के लिए वह जो व्यक्ति होता है उस जगह पर पहुंच जाता है। तो सौंदर्य बोध का जो विकास होता है, तो सौंदर्य बोध के विकास के साथ साथ चतुर्दिक फैले हुए जगत का आकर्षण भी उसके लिए बढ़ता चला गया। देशों की विविधता, ऋतु परिवर्तन, प्राकृतिक सुषमा और उसके विविध रूपों ने उसे अपने ओर आकृष्ट कर लिया। देखिएगा कि देशों की विविधता मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग अब भारत में रहते हैं, लेकिन अमेरिकी संस्कृति अच्छी नहीं है। हम आपको इसके पूर्व भी भारतीय संस्कृति का यथार्थ चित्रण करते हुए बता चुके हैं। लेकिन जब हम दूसरे देश की तुलना अपने देश से करते हैं, तो निश्चित ही तौर पर अमेरिका का जो मतलब हम कहे कि सौंदर्य को देखने की या रोड वाली है ना, मतलब रास्ते अमेरिका के देखोगे तो आप यकीन न होगा आपको कि जब भी हम लोग उसकी यात्रा करते हैं अमेरिका की, तो अमेरिका में केवल और केवल हरियाली है, सब और फूल ही फूल। मतलब वहां पे जो डस्ट है ना, डस्ट का भी पता नहीं है। डस्ट क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर हरियाली है। देखिएगा तो कितने ऐसे पॉइंट हैं अमेरिका के जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अत्यंत आह्लाददायी है, दिल को छू लेने वाले ऐसे एहसास वहां पर होते। तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया कि जब व्यक्ति को देशों की विविधता को जानने की जिज्ञासा होती है। ऋतु परिवर्तन, अब देखिएगा ऋतु परिवर्तन की लालसा भी होती है। जैसे हमारे जलगांव का है ना, हमारे महाराष्ट्र की यदि बात करें तो जलगांव जिला बहुत ही हिट वाला माना जाता है ना। मार्च अप्रैल में तो यहाँ से हम लोगों को छुट्टी मनाने के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो कहाँ जाना पसंद करोगे आप लोग ऋतु परिवर्तन में? आपकी क्या आशा है? आपको कहाँ जाना पसंद होता है? आप कहाँ जाते हो? बताते जाइए एक एक करके। वाटर पार्क। हाँ, शिरडी का वाटर पार्क नहीं क्या मैम, वहाँ पे। ओके ठीक है बेटा, उस जगह पर आप केवल एक दिन के लिए, लेकिन घूमना है आपको, यात्रा करनी है, तो केवल 1 या 2 दिनों की यात्रा नहीं हो सकती फिर, है ना। आपको 6-7 दिनों के लिए जाना है, तो कहाँ पर जाओगे? रश्मि, आपसे बात हो रही है। उजाला वैशाली जम्मू कश्मीर। जी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। कौन जाना चाहते हैं जम्मू कश्मीर? कविता। कविता। वेरी गुड। चलिए अब, अरे भाई कश्मीर की यात्रा तो बता दी आपको। कश्मीर की यात्रा की ना हमने अभी पिछले तासिका में हमने कश्मीर की यात्रा तो करवाई, बताए थे। या आप लोग गूगल क्लासरूम पे जाते हो या नहीं जाते हो? गूगल क्लासरूम पर बने हुए लेक्चर्स को ढूंढते हो, देखते हो या नहीं देखते हो? उजाला। जी मैम। हाँ, गूगल क्लासरूम पर जाते हो क्या आप लोग? हाँ मैम। हाँ, तो देखिए उसमें हम लोग कश्मीर गए थे। हाँ, रश्मि आप कहाँ जाना चाहती हो? वैशाली आप कहाँ जाना चाहती हो? सुनीता आप कहाँ जाना चाहती हो? बताइए जल्दी जल्दी, समय नहीं है अपने पास। हमें ऋतु परिवर्तन को लेकर। मैं गोवा जाना चाहती हूँ। ओके, ये बच्ची गोवा जाना चाहती है, चलो पहुंच गए गोवा। होता क्या है देखिएगा कि जब भी हम अपने ऋतु को परिवर्तनवादी विचारधारा को आत्मसात करते हैं, तो निश्चित ही तौर पर यहाँ के मौसम से वहाँ का मौसम बड़ा सुहावना होता है। और जब वहाँ का मौसम सुहाना लगने लगता है, तो हम लोग
उस ऋतु के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। और जब हमारा आकर्षित होने का या वहां पर जाने का हम लोगों का मन आह्लादित हो जाता है, तब हमारी यात्रा सफल होती है। देखिएगा, अब देखा हमने देशों की विविधता, वह भी देख लिया, ऋतु परिवर्तन वह भी देख लिया, प्राकृतिक सुषमा और उसके विविध रूप मनुष्य की ओर अपनी ओर वह आकृष्ट कर लेते हैं। देखिएगा प्राकृतिक सुषमा क्या होती है। जैसे अभी अभी हमने आपको बताया कि हम लोग जब अमेरिका की यात्रा करते हैं तो अमेरिका में देखिएगा कि कितने सुंदर ऐसे पॉइंट हैं कि जिन पॉइंट्स को हम लोग जब देखते हैं तो दिल हमारा आह्लाददायी हो जाता है, एक ऐसा आनंद फील होता है कि नहीं यार कितने अच्छे रास्ते हैं, केवल हरियाली, डस्ट का कोई नाम ही नहीं है। और खास तौर पर यदि हम लोग रास्ते पार करते हैं तो वहां पर इतनी अच्छी सुविधाएं हैं कि पैदल चलने वाले लोगों को पहले रास्ता मिलता है और गाड़ी वाले लोगों को बाद में मिलता है। हमारे भारत की सिस्टम देखिएगा कि हमारे इंडिया में पैदल चलने वाले लोगों को रुकना पड़ता है, पहले गाड़ियों को पार करना पड़ता है, उसके बाद में पैदल चलने वालों की यात्रा होती है ना। ज्यादा डस्ट होने के नाते हमारे यहाँ हरियाली कम है, कितना प्यारा देश है हमारा, फिर भी हम लोग पेड़ पौधे नहीं लगाते। क्या क्या लेना है आपको यहाँ से, ये लेकर जाना है दोस्तों। तो प्राकृतिक सुषमा हम लोगों को आकृष्ट करती है और जिस कारण सौंदर्य बोध की दृष्टि से उल्लास की भावना से प्रेरित होकर यात्रा करने वाले यायावर एक प्रकार से साहित्य मनोवृत्ति के माने जाते हैं और उनकी मुक्त अभिव्यक्ति को यात्रा साहित्य कहा जाता है। देखिएगा, मनुष्य हर किसी व्यक्ति के प्रति ही आकर्षित होता है, बात जरूरी नहीं है बेटा, है ना। जरूरी बिल्कुल नहीं है कि एक पुरुष एक नारी को पसंद करता है, एक नारी को पसंद करती है, या एक नारी एक पुरुष को पसंद करती है, जरूरी नहीं है। हम लोग आकर्षित हो सकते हैं देश की विविधता से, हम लोग आकर्षित हो सकते हैं ऋतु परिवर्तन से, हम लोग प्यार करते हैं प्राकृतिक सुषमाओं से, हम प्यार करते हैं सौंदर्य बोध से। और जब हम उस देश के प्रति, ऋतु के प्रति, प्राकृतिक सुषमा के प्रति, प्राकृतिक उपादानों के प्रति सौंदर्य बोध रखते हैं तो निश्चित ही तौर पर हमारी जो मनोवृत्ति है वो बदल जाती है और यात्रा करने के लिए हम मुक्त अभिव्यक्ति से चल जाते हैं और वही जो हमारा जाना है वही यात्रा साहित्य कहलाता है। यहाँ तक समझ में आया? जी यस मैम। मैम। हाँ, क्लियर हो रहा है बेटा सभी को? किसी को कोई सवाल है पूछिए, नहीं मैम। आप लोग। 5 मिनट का समय आपको दे दिया है। यदि आपको 5 मिनट में कोई सवाल होता है यहाँ तक आए हुए तो आप लोग डिस्कशन कर सकते हो, आप लोग पूछ सकते हो, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ना है, रुकना है, आपसे जब तक आवाज नहीं आएगी तब तक हम चुप्पी साधते हैं। बताइएगा। मैम आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। जी मैम। जी मैम। वेरी गुड, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा कैसे। मैम हेलो। हाँ जी, हाँ जी बोलिए, कौन बात कर रहा है? रश्मि? कविता। हाँ, कविता मैम। हाँ बोल बेटा। विदगंध जनो मतलब? हाँ जी, विदगंध जनो का मतलब क्या होता है मैम? 1 मिनट रुक जाइए, किस पर बात कर रहे हैं आप? हाँ देखिए, आपको हम बता चुके हैं कि श्री दामोदर गुप्त जी के कथन पर आप बात कर रही हो। तो जैसे विविध प्रकार के लोगों की उत्कंठा होती है ना जानने की, और विदग्ध जन के परिहास। अब देखिएगा, अब विदग्ध जन से तात्पर्य होता है कि वो लोग होते हैं जो आपके ही होते हैं, लेकिन आपके होने के बावजूद भी वह आपका परिहास करते हैं, है ना।
मतलब देखिएगा कि कई प्रकार के विदग्ध लोग होते हैं, कई प्रकार के विदग्ध जन होते हैं। अब इसे कैसे पहचानोगे आप? तो विदग्ध जन से तात्पर्य यह होता है कि जैसे अब आप आपके घर में रह रहे हो, है ना? अब आपका और आपके परिवार का बड़ा अच्छा जमता है, लेकिन ऐसे भी होते हैं कि रसिक जन का जो विदग्ध जन जो होता है ना, मतलब सहृदयता के साथ उसे प्राप्त करता है। लेकिन ऐसे भी कई लोग होते हैं कि जो लोग यह सोचते हैं, कटिबद्ध हो जाते हैं, यह कैसे कि इनकी शादी क्यों नहीं हो रही है अभी तक, इनकी शादी कर देनी चाहिए, है ना? होते हैं ना, ऐसे भी कई लोग होते हैं कि वह अपने ही अपने घर के नहीं होते, बाहर से आते हैं और वो अपना परिहास करते हैं, है ना? परिहास करते हैं कि कब तक पढ़ाओगे। तो इस प्रकार का जब उनका वक्तव्य होता है तो दैट्स कॉल, हम कहेंगे कि विदग्ध जन, माने अपने ही लोग होते हैं, लेकिन अपने से तात्पर्य अब आप लोग समझ गए होंगे कि मुझे आपको क्या कहना है। क्लियर हो गए? हाँ, यस। और कोई सवाल होता है तो पूछिएगा। विदग्ध जन का मतलब सहृदय या रसिक जन का प्रिय भी होता है, या हम उसे भी कह सकते हैं कि जो उस समय में हुआ करता था, जैसे राधा कृष्ण राम के संदर्भ में, तो वहां पर उसे यूज किया जाता था उस समय में, सदुशिक स्थाई के रूप में, संगीत रत्नाकर के संदर्भ में वो बात कही जाती थी। और तो और किसी को कोई सवाल होता है तो आप उसे भी पूछ सकते हैं। और किसी को कोई सवाल है? आगे बढ़ना है, रुकना है, क्या करना है भैया? आप तो बताइएगा आप लोग। किसी को कोई सवाल नहीं होता है तो हम लोग आगे बढ़े क्या? जी मैडम। ओके, ठीक है। जी मैम। अब देखिएगा कि जैसे हम आपको बता चुके हैं कि जैसे सौंदर्य बुद्धि होती है ना, सौंदर्य बोध होता है हर एक मनुष्य का। तो जैसे आदि मनुष्य को देख चुके हैं, उसके जीवन की आवश्यकताओं को देख चुके हैं, उसके सौंदर्य बोध को देख चुके हैं। तो साहित्यिक दृष्टि से यदि हम देखें तो साहित्यिक को पर्यटन एक बहुत आकर्षण से अपनी ओर खींच लेता है, या हम यूं कहें कि वो वशीभूत हो जाता है और उसकी ओर बढ़ा चला जाता है। जिसे संसार के लोग यहाँ से देखते हुए भी आंखें बंद करके चलते हैं और प्रकृति की पुकार को सुनकर अनाकरण कर देते हैं, और वही साहित्यिक यायावर मुक्त मनोवृत्ति के साथ घूमता है, और उसका यह मुक्त मनोवृत्ति के साथ घूमना ही उसकी यात्रा का अर्थ स्वतःपूर्ण हो जाता है। कवि और कलाकार की आत्मा, देखिएगा, कोई भी कवि हो तो कवि और उस कलाकार की जो आत्मा होती है ना, तो वह कलाकार की आत्मा एक यायावर होती है। यायावर का मतलब क्या होता है कि घूमना, यहाँ से एक जगह हो हुई दूसरी जगह पर घूमना, दैट्स कॉल्ड यायावर प्रवृत्ति, है ना? तो कवि, जो कवि होता है और जो कलाकार होता है, दोनों भी घूमते रहते हैं। संसार के बड़े बड़े यायावर अपनी मनोवृत्ति में साहित्यिक ही कहलाते हैं, और यदि यह कहा जाए कि यायावरी प्रवृत्ति यायावर को ही साहित्यिक बना देती है तो समीचीन न होगा। राहुल सांकृत्यायन यात्रा, और जैसे गोविंद त्रिगुणायत का एक वक्तव्य है, ठीक वैसे हम राहुल सांकृत्यायन का कहेंगे आपको। तो राहुल सांकृत्यायन यात्रा और लेखनी के संबंध में क्या बताते हैं? तो जैसे घुमक्कड़ी की चर्या सरस्वती के आह्वान में भारी सहायक हो सकती है। वो लिखते हैं कि यात्रा वर्णन स्वयं एक उच्च साहित्य का रूप ले सकता है, जो सतत घुमक्कड़ और नए नए प्रदेशों में घूमता है। उसके लिए तो यात्राएं ही इतनी सामग्री दे सकती है कि यात्रा का एक बहुत बड़ा आकर्षण प्रकृति के पुकार में है। यायावर वही है जो चलता चला जाए, कहीं पर भी न रुके, कोई बंधन उसे कसे नहीं,
और वह जो दर्शनीय है, जो ग्रहणीय है, जो स्मरणीय है, जो संवेदनशील है, उसका संग्रह करता चले, या यो कहे कि जो मुक्त भाव से अनुभूतियों को संजोए और जो देश काल में फैले अनंत जीवन में सांस लेता हुआ यात्रा नहीं करता, वह यात्रा का साहित्य नहीं दे सकता, बल्कि वह विवरण प्रस्तुत करता है। इस प्रकार का वाक्य, इस प्रकार का कथन राहुल सांकृत्यायन जी ने दिया। अब हम चलते हैं डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत के संदर्भ में। डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत, इनके शब्दों में यदि कहा जाए तो साहित्यिक यात्रा वर्णनों में लेखक की प्रकृतिगत विशेषताएं प्रतिबिंबित होती है। उसकी फक्कड़ता, उसकी गुमक्कड़ता, उसकी मस्ती, उसका उल्लास और उसके यात्रा संबंधी विवरणों में प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं। बाह्य जगत की प्रतिक्रिया से यदि देखा जाए तो लेखक के हृदय में जो भावनाएं जगती है, वह उसको अपनी संपूर्ण चेतना के साथ अभिव्यक्त कर देता है, जिससे शुष्क विवरण मधुर और भाव विभोर हो जाता है। एक व्यावसायिक यात्री और साहित्यिक पर्यटक, इन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है, ये वाक्य मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप 5 कविता, रश्मि, उजाला, वैशाली और सुनीता, आप हमें इस वाक्य का मतलब बताओगे। कोई भी आपका जो माइक्रोफोन है वो ऑफ नहीं करेगा, वो ऑन कीजिएगा और चर्चा कीजिएगा इस विषय पर। ये वाक्य मेरी समझ में नहीं आ रहा है, फिर से एक बार दोहराएंगे। एक व्यावसायिक यात्री और साहित्यिक पर्यटक, इन दोनों में अंतर होता है। तो इन दोनों का अंतर क्या होता है, यह आपको हमें समझाना है। बताइए। सुनीता से स्टार्ट करते, कविता से बात हो जाती है हमारी, उनकी आवाज सुने हैं लेकिन सुनीता की आवाज नहीं सुने हैं। हाँ जी सुनीता जी, आप हमारी बात को सुन रहे हो तो प्लीज आप आपका माइक ऑन कर दीजिएगा। सुनीता, जुड़ी तो है ये, आवाज क्यों नहीं दे रही है? चलिए वैशाली, फिर से एक बार उस वाक्य को दोहराएंगे। एक व्यावसायिक यात्री और साहित्यिक पर्यटक, इनमें क्या अंतर होता है? बताइएगा, क्या अंतर होता होगा, आपको क्या लगता है? होता है क्या अंतर? जी मैडम। क्या अंतर होता है, फिर बताइए। हाँ, क्या अंतर होता है? अंतर होता है तो कौन सा अंतर होता है, ये बताइएगा। एक व्यावसायिक हाँ जी। एक व्यावसायिक यात्री हाँ वहां पर मतलब अपने व्यवसाय करने हेतु आते हैं। हाँ, बिल्कुल सही, एग्जैक्टली। और साहित्यिक पर्यटक वहां पर मतलब कुछ उनका अध्ययन करने हेतु आता है। ओके, बिल्कुल क्लियर हो गए आप अभी। उजाला, आपका क्या कहना है इस पर जो इन्होंने बात कही? मैम सॉरी, मेरा नेट ही बंद हो गया था। क्या आवाज तो आ रही है बेटा। अभी चालू हुआ मैम, हाँ मुझे जी। सुना ही नहीं। आप कविता जी, आप उनको सवाल कीजिए, वो बता देगी फिर। क्या मैम? आप सवाल कीजिए, इनको सवाल समझ में नहीं आया है। हाँ,
एक व्यवसायी के उस जगह पे मतलब वो व्यवसाय करने हेतु आते हैं, और जो साहित्यिक पर्यटक होते हैं वो वहां पर अध्ययन हेतु आते हैं। अब क्लियर हुआ सभी को? जी मैम। देखिए हमारे कहने का तात्पर्य कितना क्लियर है कि जो व्यक्ति अपना व्यवसाय चलाना चाहता है वह उस एंगल से देखेगा ही नहीं, उस सौंदर्य का वह दर्शन कर ही नहीं पाएगा, है ना। लेकिन जो साहित्यकार होता है वह साहित्यकार जब वो भ्रमण करने के लिए निकलता है, जब वो घर से बाहर निकल जाता है, तो कवि की जो आत्मा होती है ना, कवि की आत्मा या किसी साहित्यकार की आत्मा या कलाकार की आत्मा क्या करती है, अच्छी चीजों को देखती है, अच्छे आकर्षण को प्राप्त करती है। जैसे प्रकृति की पुकार होती है ना, प्रकृति की पुकार कैसे होती है, अरे यार खुशबू फूल होता है तो फूल को बताना पड़ता है क्या कि देखो ये मेरी खुशबू है, ऐसा नहीं बताना पड़ता ना, हम लोग अपने आप नहीं। फूल के सामने चले जाते, फूल को ले लेते, होता है ऐसा। तो वैसे ही जो साहित्यकार होता है वो साहित्यकार अपने आप में होता है, और इतना ही नहीं तो वो साहित्यकार प्राकृतिक उपादानों के प्रति अपने आप आकर्षित हो जाता है। और जब यह आकर्षित हो जाने की प्रवृत्ति है, यही तो है यात्रा का बहुत बड़ा आकर्षण, प्रकृति की पुकार है और कुछ नहीं है। और प्रकृति जब उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेती है तो हर कोई चला आता है प्रकृति को देखने के लिए, है ना। हम लोग नहीं जाते क्या? अभी जैसे किसी ने बताया कि मुझे गोवा जाना बहुत पसंद है, क्यों जाते हैं हम लोग? उस समुद्र के तट पर घूमना अच्छा लगता है, वहां का सौंदर्य अच्छा लगता है। तो देखिएगा कि जब हम नए नए प्रदेशों में घूमते हैं तो प्रकृति का जो आकर्षण है वो हमें पुकारता है, और यही प्रवृत्ति हमारी यायावरी प्रवृत्ति हो जाती है, और हम किसी बंधनों में नहीं रहना चाहते हैं। हम कहीं पर रुकते नहीं है, बस चलते जाते हैं, चलते चले जाते हैं। और जो दर्शनीय होता है, देखने लायक होता है ना, जो ग्रहणीय होता है, जिसे हम ग्रहण कर सके, अपने दिमाग में उसे स्टोर कर सके, अपनी स्मृतियों में उसे कैद कर सके, है ना। और जो संवेदनशील होता है, ऐसा भी कई इससे संवेदनशील होते हैं, तो उसे संग्रहित करते चले जाते हैं, और वो भी मुक्त भाव से उन अनुभूतियों को जब हम संजोते चले जाते हैं। और जब ये कार्य हमारा होता है तो इसे हम साहित्यिक पर्यटक की दृष्टि से देखते हैं, न कि व्यावसायिक दृष्टि से। अब क्लियर हुआ बेटा आपको? जी मैम। अभी भी किसी को कोई सवाल है? नो मैम। देखिएगा कि अभी भी हमने हमारे यात्रा साहित्य का जो अगला हिस्सा है उसे छुआ नहीं है, तो कैसे हम लोग उसे प्राप्त करेंगे? अभी भी मतलब देखिएगा कि जैसे तुकडोजी महाराज की मेरी जापान यात्रा को हमें पढ़ना है, लेकिन उससे पढ़ने से पहले यात्रा साहित्य क्या है इस पर भी आपको प्रश्न पूछा जाएगा, है ना। जितने पॉइंट्स वो महत्वपूर्ण है, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आप उसे पहले समझो तो सही कि यात्रा कब की जाती है, क्यों की जाती है, और किस लिए हम लोग यात्रा करते हैं। तो कवि, कलाकार, साहित्यकार, इनकी यात्रा करने का मूल पर्पस आपकी समझ में शायद अभी आ गया होगा। क्या आया, या यदि आप बता पाओगे 2 मिनट में तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। बोलिए ना, आप लोग बोलते क्यों नहीं है? क्या हो गया आप लोगों को? समझ में नहीं आ रहा है क्या? उजाला, वैशाली, रश्मि, अरे यार सो गए क्या आप सभी लोग? अरे कोई तो बात कीजिए। कविता, जी मैम। अरे बाबा क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है आपको? जी मैम।
अरे तो बात तो करते रहिए, जब तक आप बोलोगे नहीं तब हमें कैसे पता चलेगा कि आपके पल्ले पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। आगे बढ़ना है क्या? हाँ मैम। मैम। ओके, तो देखिएगा, जैसे हम लोग आपको बता चुके हैं कि साहित्यिक और एक व्यवसायिक में, पर्यटन में किसका अंतर होता है। तो इसके संदर्भ में श्री शरद देवड़ा का जो कहना है, उनका जो कथन है, उस कथन को हम आपके सम्मुख रखते हैं। जब एक संवेदनशील कलाकार भ्रमण के लिए निकलता है तो वह सतह पर के प्रलोभनों को मोह छोड़कर सतह को भेद कर इसकी आत्मा के भीतर प्रवेश करता है। तात्पर्य बिल्कुल क्लियर है बेटा, कि जैसे एक संवेदनशील कलाकार होता है, और संवेदनशील कलाकार हम किसे कहेंगे? ऐसा संवेदनशील कलाकार होता है कि जो हमेशा यात्रा करता है। ऐसा संवेदनशील कलाकार होता है जो यात्रा करते समय अपनी सभी संवेदनाओं को जागृत करता है। ऐसा कलाकार होता है जो अपने प्रलोभनों को, अपना जो मोह होता है ना, किसी चीज को ले जाने का जो मोह हर व्यक्ति का होता है, उस मोह को परित्याज्य कर देता है ना, और उसकी जो आत्मा होती है, उसकी आत्मा के भीतर वह प्रवेश करने लग जाता है। तो अभिप्राय केवल इतना ही है। यायावरी और लेखनी का घनिष्ठ संबंध है। मतलब जब साहित्यकार की बात करते हैं तो साहित्यकार वही होता है जो घूमता है, जो घूमकर पूरे दुनिया में संचरण कर अलग अलग वास्तविकताओं को, घटनाओं को, समस्याओं को उजागर करता है। तो इसलिए वह अंत में निष्कर्ष पर हम लोग पहुंचते हैं कि यायावरी वृत्ति और लेखनी, मतलब यात्रा का और लिखने का, साहित्यकार का एक घनिष्ठ संबंध होता है। और यायावर की सौंदर्य भावना और मुक्त मनोवृत्ति उसके यात्रा वर्णन को यात्रा साहित्य का रूप प्रदान करती है। अन्यथा यात्रा करने मात्र से कोई साहित्यिक यायावर की संख्या प्राप्त नहीं कर सकता, और न यात्रा का विवरण प्रस्तुत कर देना मात्र यात्रा साहित्य कहलाता है। देखिएगा किस प्रकार से हम लोग देख चुके हैं कि यात्रा क्या है। यात्रा साहित्य के शब्द को लेकर हमने बहुत सारा विवेचन आपके सम्मुख रखा। यात्रा साहित्य की परंपरा की यदि बात करें तो इसके क्रमिक विकास को देखकर हम इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि यात्रा की परंपरा भारतीय जीवन में आरंभिक युग से चली आ रही थी। वैदिक युग से आरंभ होकर यह परंपरा पौराणिक रामायण और महाभारत युग में होती हुई ऐतिहासिक युग तक चलती रही। इससे स्पष्ट हो जाता है कि यात्रा संबंधी यह परंपरा अनिवार्य सी थी, जिसके पीछे मूल रूप से निहित थी सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा व्यक्तिगत भावनाएं। पहले पल यात्रा क्षेत्र सीमित था, जो अन्य युगों में विभिन्न प्रकार की यात्रा वाहनों के प्राप्त होने पर क्रमिक विकास की ओर अग्रसर होती चली जाती है। यही परंपरा ब्रिटिश युग की यात्राओं के संदर्भ में ही दिखाई देती है, और इस युग में युद्धों के लिए, व्यापार के लिए, ईसाई धर्म के प्रचार के लिए यात्राएं हुआ करती थी। अब देखिएगा कि कैसे वन की यात्रा लोग करते थे। वन की यात्रा में सेठ पद्मसिंह की यात्रा है, बात दूर देश की, या इस प्रकार के तमाम ऐसी साहित्यिक रचनाएं हम लोगों को मिलती है। जैसे बद्रीनाथ की कथा है, वन यात्रा की परिक्रमा है, सुगम यात्रा है। इस प्रकार के कई ऐसे यात्रा वर्णन हमारे सामने आ जाते हैं, क्योंकि यह आपके सिलेबस का मुख्य अंग है। भले ही आपको ऐसा बोर फील होता होगा दोस्तों, लेकिन हमारे पाठ्यक्रम का जो पहला हिस्सा है यात्रा साहित्य का स्वरूप, उसकी विशेषताएं, है ना, मूल प्रयोजन क्या है यात्रा साहित्य का, तो यह सभी पर हम बात कर चुके हैं। यात्रा साहित्य का प्रयोजन, महत्व, विशेषताओं की ओर बता चुके हैं।
यात्रा साहित्य विधा का अन्य विधाओं के परस्पर संबंध कैसे होता है। देखिएगा, हम आपको इसके पूर्व में बता चुके हैं कि जैसे गद्य की अलग अलग विधा होती है, जैसे उपन्यास विधा है ना, नाटक विधा। अब इनका और यात्रा साहित्य का क्या रिलेशन होता है, तो देखिएगा कि जब मनुष्य विचरण करता है, जब मनुष्य संचरण करता है, तो संचरण करते समय उसे अपनी लेखनी को किस ढंग से, किस स्टाइल से लिखना है, उस व्यक्ति पर वह पूरी तरीके से डिपेंड करता है। फिर वह अपनी शैली कभी नाट्यात्मक रूप में, कभी कहानी के रूप में, कभी उपन्यास के रूप में, तो इस प्रकार से जब भी वह लिखता है तो लिखने की जो उसकी शैली होती है, जो उसकी स्टाइल होती है ना, तो उस पर डिपेंड करता है। तो वास्तविक तौर पर यात्रा का और इन सभी विधाओं का एक अविच्छिन्न संबंध है, यह हम आपको इसके पूर्व भी बता चुके हैं। तो यह जो पॉइंट है आपका, आपके सिलेबस का, यदि आप लोग गूगल क्लासरूम पर जाते हो तो गूगल क्लासरूम में आपके सिलेबस को हमने डाल दिया है, और जैसे ही लेक्चर खत्म हो जाता है तो उसके पश्चात ही हम वीडियो क्लिप भी डाल देते हैं। तो देखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर हमारा जो पहली इकाई है, यात्रा साहित्य विधा एवं सैद्धांतिक विवेचन, ये समाप्त हो चुका है। इसके संदर्भ में यदि आपको कोई सवाल नहीं है तो हम कल की तासिका में सीधे, मतलब जब हमारी कल की